नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर नई सरकार बन गई। नई सरकार बनते ही रिज़ल्ट भी धुआंधार निकलने शुरू हो गए। हरियाणा के अंदर 23,000 सीईटी की भर्तियां जो है उसके रिज़ल्ट हरियाणा सरकार ने घोषित करवाए हैं। एक बात बड़े ही समझ से बार बार दिमाग में आती है, ये 23,000 वैकेंसियों को क्यों रोका गया था, क्यों रिज़ल्ट को नहीं घोषित किया गया था। अगर चूक हो जाती सरकार बनने में तो क्या होता इस 23,000 वैकेंसी का। सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि आज युवा काफ़ी खुश है, हर गांव के अंदर काफ़ी युवा जो है वो लगे भी हैं, नौकरियां लगी हैं उनकी, क्योंकि 23,000 वैकेंसियाँ जो हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं। सर, हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इन चीज़ों के विश्लेषक भी हैं कि नौकरियां के अंदर इस प्रकार से किया जाना कि चुनाव है तो वैकेंसियां हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सर, इस विषय के ऊपर हम आज बातचीत करना चाहते हैं आपसे कि काफ़ी गंभीर विषय है ये कि रोज़गार काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो काफ़ी आंकड़े जो आते हैं वो काफ़ी भयावह है हरियाणा के अंदर बात की जाए तो। और अब बेशक से 23,000 वैकेंसियाँ जो है सरकार ने घोषित कर दी। अगर सरकार बनने में चूक हो जाती, अगर सरकार दूसरी किसी पार्टी की बन जाती तो क्या मानते हैं आप, क्या 23,000 वैकेंसियाँ के रिज़ल्ट आ पाते? दीपक जी, हरियाणा नौकरियों के मामले में बहुत बदनाम रहा है। ख़ासतौर पर 1980 के बाद से, 80 का जो दशक था तब से पहले तक तो नौकरियां, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहने वाले नहीं होते थे, नौकरियां ठीक ठाक लोगों को मिल जाती थी। मेरिट का भी ध्यान रहता था, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करो आप, चाहे SCS की बात करो, चाहे। तो 80 के बाद, 80 का दशक जब से हुआ, चाहे भजन लाल जी की गवर्नमेंट रही, चाहे चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला जी की गवर्नमेंट रही, चाहे आपके भूपेंद्र हुड्डा जी की, इसमें ना नौकरियां जो उनका बांटने का एक तरीका था वो बड़ा भेदभावपूर्ण रहा है। और देखो, ओम प्रकाश चौटाला जी को तो इस कारण जेल भी रहना पड़ा और अजय चौटाला को भी जेल जाना पड़ा। तो नौकरियों के मामले में मेरा ये मानना है कि सरकारें बहुत बदनाम रही हैं, क्योंकि भाई भतीजावाद बहुत होता था, पैसों का लेन देन बहुत रहा है और जात पात बहुत देखी गई है। मतलब कि किसी की सिफारिश नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। वर्तमान सरकार ने आगे, इसमें कोई शक नहीं है, इस ट्रेंड को तोड़ा, लेकिन यह ट्रेंड उन्होंने केवल C और D में ज़्यादा तोड़ा। आज भी A या जो गज़टेड अफसर की नौकरियां हैं उसमें आज भी कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं बेईमानी की। ऐसी बात नहीं है कि उसमें पिछले दिनों जो वो पकड़े गए थे, SSC के ही आपके सेक्रेटरी पकड़े गए, कितने लाखों रुपए के साथ दफ्तर में ही। तो वो मतलब कि वो छूती नहीं है अभी भी। और पेपरों में भी बड़ी, हरियाणा में मतलब कि नकल एक ऐसी थी नासूर है। आज भी जो पेपर होते हैं बार बार लीकेज का ख़तरा रहता है। भिवानी वालों का सेंटर बनाना पड़ता है पंचकूला वाले का हिसार। मतलब कि नकल बहुत बड़ा नासूर है हमारे लिए। और नौकरियों का भी यही हाल है। इस सरकार ने एक परिपाटी जरूर तोड़ी है। C और D में फेयर सिलेक्शन करे, चाहे मनोहर लाल जी इस नीति को लाए थे उन्होंने अपने कार्यकाल में, पहले में भी दूसरे में भी। और अब नायब सैनी जी ने जो पीछे इंटरव्यू वगैरह लिए गए उनमें अब परिणाम आए हैं, बड़े अच्छे परिणाम हैं, लोगों को स्वागत योग्य बात है ये। चलो एक परिपाटी टूटी है, ये नहीं है कि मैंने 5 लगवा लिए, 10 तूने लगवा लिए, इसके पैसे ले लो उसके पैसे ले लो, ये चीज़ नहीं चली इनमें। और हर गांव में कई बहुत गरीब बच्चों को भी नौकरियां मिली हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि सरकार आगे कोशिश करे कि ये जो गज़टेड पोस्टें हैं इनको भी, उसमें भी मतलब कि अभी एक फ्ला है, आपने इसमें हरियाणा का कोटा नहीं किया, जबकि दूसरी स्टेट्स तो अपनी स्टेट का छोड़ो, आप वहाँ की जातियों का कोटा कर देते हैं। अब हरियाणा का कोटा अगर आप नहीं करोगे
तो उससे ये दिक्कत आएगी कि बाहर के बच्चे, कंपटीशन देखो अपनों से होता है, आप जिस परिवेश में रह रहे हो, और इन्होंने शुरू कर दिया बाहर वाले बच्चों से। तो ऐसे में हरियाणा सरकार पे उंगलियां भी उठती हैं कई बार, भाई अदर स्टेट्स के, चाहे गुजरात के, यूपी के गस्टेड अफसरों की पोस्टों में कई बार लग जाते हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आधा काम तो ठीक कर दिया, पीछे की सरकारों में तो ये भी नहीं था। वहाँ तो चपरासी से लेके क्लास 1 अफसर तक की नौकरियों में गड़बड़ होती रही है, और गड़बड़ के आरोप भी लगे हैं उन पे, और होती रही है, और स्पष्ट दिखाई भी देता था। अब बात आ जाती है कि ये 5 साल में एक बार ही भर्ती क्यों? नौकरियों को, मेरा ये मानना है, देखो नौकरी जिसके घर में लगती है वो परिवार एक उभरता है नीचे से, और उससे जो भी जानकार हैं, परिवार के लोग हैं, उनका भी जीवन यापन उठता है। परंतु जो दुख की बात है, सरकार ने 5 साल के बाद भर्तियां निकाली। 5 साल क्या कर रहे थे भाई? 5 साल, मेरा ये मानना है कि हर साल भर्ती निकालनी चाहिए, चाहे आप 10-10 हज़ार करके निकालो, चाहे आप 12,000 के। अब एक बच्चा, दीपक जी, आज उसने कोचिंग शुरू करी, और वो 5 साल बेचारा कोचिंग ही लेता रह जाएगा। फीस भारी भरकम, और भारी भरकम फीस है। ये तो सरकार फ्री एजुकेशन करे, फ्री एजुकेशन करो, कोचिंग सेंटर फ्री बनाओ। अब गरीबों के बच्चे हैं, अब क्लास 3 में या क्लास 4 में जो जा रहा है, गरीब परिवार का बच्चा जाएगा, और उसको 5-5 साल कोचिंग, अगर वो कोचिंग नहीं लेगा तो वो बेचारा वैसे पिछड़ जाएगा। आप कोचिंग सेंटरों में देखो, पूरा ऐसे भरे पड़े होते हैं मेले की तरह से। उनको हर साल 10-10 हज़ार रुपया हर साल में एक बार खर्च करना पड़ता है। अब जो गरीब परिवार रोटी नहीं है जिसके पास, उसको हर साल 10-15 हज़ार रुपये इसी के एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं, और बच्चे की फिर नौकरी लेट होती जा रही है। तो मेरा मतलब ये है कि भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, बहुत अच्छा कदम है, और इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहिए। हर एंगल, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी कितनी रिटायरमेंट है, हर साल हो रही हैं, आपकी जितनी रिटायरमेंट हुई हैं, तो साल में एक बार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा को नौकरियां दो, और जितनी आपके पास खाली सीटें पड़ी हैं, मेरे ख्याल 1-2 लाख खाली पड़ी हैं, वो कहते हैं हमारे पास 2 लाख हैं, तो अब देनी चाहिए। हाँ, वैकेंसी काफ़ी खाली पड़ी है, अगर वो देते रहेंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, उनका परिवेश जो है वो चेंज होगा। अब एक बात और आती है इसके ऊपर इशू, आपने कहा कि भाई आपका सवाल था भाई अगर सरकार बदल जाती तो, अगर सरकार बदल जाती तो स्वाभाविक है, ये बच्चे 5 साल से तो मेहनत कर रहे थे बेचारे, सरकार बदल जाती तो जिस प्रकार से कांग्रेस के चांसेस लग रहे थे, और कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे थे जिस प्रकार से हम अपने बंदों को नौकरियां देंगे, तो इन बेचारों का तो भविष्य ख़त्म हो गया था बच्चों का। 5 साल तो पहले वेट कर चुके थे, अब खुदा ना खाफ्ता सरकार आ जाती तो ये तो गए थे काम से, और वो भी क्या आज ही नौकरियां दे देते, 2-3 साल उन्होंने नहीं देनी थी। ये काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो चाहिए ये सरकारों को कि हर 10 साल में हर साल नौकरियां दें, और मैक्सिमम नौकरियां दें, और बिना सिफारिश के मेरिट पे नौकरियां लगाई जाएं, जो कि आज की मांग है। नहीं तो हमारा जो यूथ है वो निरंतर भटकता चला जाएगा, और भटक रहा है। वैसे सर, युवाओं से जो बातचीत हुई है आज, उनका यही कहना है कि एक सिलेबस जो है वो भी होना चाहिए। अब बिना सिलेबस के एग्ज़ाम लेना हर बच्चे की तो बस की बात नहीं है। ये तो हर बच्चा कोचिंग ले, कोचिंग सेंटर वाले भी कोई सिलेबस थोड़ी बना देंगे। सिलेबस तो जो HPSC ने, HSSC ने जो बनाना है वो तो अपने हिसाब से बनाना है। सिलेबस डिक्लेयर हो भाई, इस सिलेबस में से पेपर आएगा आपका, आपको इतने समय तैयारी करनी है, आपका पेपर जो है 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा। एक डिसाइड जो है, एक प्रॉपर कैलेंडर जो है वो होना चाहिए। दीपक जी, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिलेबस डिफाइन होने से पहले आप डी में भी MSc का बच्चा पेपर दे रहा है, और डी में +2 वाला भी दे रहा है। अब उनका मेंटल लेवल कहाँ मिलेगा?
इसका मतलब जिस बच्चे ने +2 कर रखी है और किसी कारण से वो बेचारा पढ़ नहीं पाया, उसको तो नौकरी मिलेगी नहीं। आज माली की नौकरी है, चपड़ासी की नौकरी है, कहीं धोबी की नौकरी निकली हुई है, कहीं चौकीदार की नौकरी निकली हुई है, कहीं कुक की नौकरी निकली हुई है। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो MSc करे हुए हैं और वो कुक लगे हुए हैं, ना तो वो उस नौकरी को जस्टिफाई करेंगे। अब एक MSc होम साइंस है लड़की, और उसको लगा दिया आपने कहीं पे कुक। बताओ कैसे वो, अब वो पुलिस लाइन में उसने कुक बन के खाना बनाना है, तो वो कहाँ कामयाब हो पाएगी। तो जो आदमी की क्वालिफ़िकेशन है, D वाले के लिए आपको +2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं रखनी चाहिए, ताकि नहीं तो जो बेचारे +2 हैं उनका तो नंबर ही नहीं पड़ना। अब जो MSc है, BCom है, BSc है या PhD है बच्चा, वो चपड़ासी भी वही लगेगा, और क्लैरिकल में फिर आप आ जाओ वो भी वही लगेगा। वो फिर अन्याय है। अब एक ग्रुप डी का बच्चा है जो अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर कार्यरत था, उसने भी CET का एग्ज़ाम जो है वो पास हो गया होगा, वो एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगा है। वही बात है ना अब दीपक वो जी, वाली वैकेंसी तो खाली रहेगी। वो खाली रहेगी। अब मेरा ये कहना है कि हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। जो आपने D ग्रुप है उसमें +2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले को बैठने ही ना दो। पहले ऐसे होता था। पहले क्या होता था, एक समय ऐसा था कि जो बच्चा 8वीं पास होता था, पहले लेवल पढ़ाई का कम होता था, 8वीं पास के बच्चे को आप D ग्रुप में चपड़ासी के लिए अलाउड करते थे। 8वीं 10वीं वाला तो भर ही नहीं सकता था, 10वीं पास तो क्लर्क का भरता था। अब 2 लेवल बनाने चाहिए। +2 से जो नीचे के बच्चे हैं वो D भरेंगे, और +2 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो C भरेंगे। और उससे क्या होगा कि आज अब कम से कम, और नहीं तो मैं कहता हूँ कि 3-4 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो D से C में चले गए। अब D खाली हो गई। बात तो वही की वही अब उन बच्चों को, अब वो क्या होगा, फिर जब कभी 5 साल बाद नौकरियां लगेंगी फिर उनका नंबर बढ़ेगा। अब अगर खाली हो गई हैं तो तुरंत भरो ना उनको। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं अगर 5 साल में भर्ती हुई तो ओवरेज भी हो जाएंगे। ओवरेज हो जाते हैं। अब जो 5 साल में अगर आज एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका नंबर नहीं पड़ा, और आपने जाके इलेक्शन ईयर में जाके पेपर लेने हैं, तो उस बेचारे का तो मलिया मेट हो गया। और उसके माँ बाप जो 5 साल से उसकी बेरोजगारी को झेल रहे हैं, और गरीब परिवार हैं बहुत हमारे यहाँ पर, ग्रामीण अंचल में ख़ास तौर पर गरीब परिवार हैं, शहरों में भी बहुत गरीब परिवार हैं। सरकारों को इन नौकरियों को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से सब्जेक्ट सिलेबस निर्धारित करें, और बिना खर्ची बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये चीज़ें ऊपर तक लेके जाएं। और उसमें भी जो आपकी गज़टेड अफसरों की नौकरियां हैं, उसमें भी हरियाणा के बच्चों को अलाउड किया जाए, जो हरियाणा की नौकरी। अगर हरियाणा के बाहर का तो वैसे लेना भी जबकि नहीं चाहिए। दूसरी स्टेट वाले तो नहीं अपने यहाँ देने देते, और हम कह रहे हैं जो दूसरी स्टेट वाले भी हमारे यहाँ आके ले लो, तो ये तो गलत है ना। गलत बात हमारे बच्चों से न्याय है ये। तो मैं कहता हूँ गज़टेड अफसरों के लिए भी हरियाणा में, और उसके अंदर भी मेरिट पे बच्चे हों, उसमें भी सिफारिश नहीं चलनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने जो अब ये नौकरियां दी हैं, बच्चे अब जो खाली सीटें हो गई D की, उनको तुरंत भरना चाहिए, और हर साल आगे नौकरियां दें। सरकार को जिस प्रकार से सरकार ने पीछे एक अच्छा कदम भी उठाया था +1 +2 के बच्चों के लिए, जो साइंस में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे मेरिटोरियस बच्चे हैं, तो उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था सरकार ने की थी। उन्होंने अलग से सेंटर बनाए थे। तो क्या सरकार को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, या तो स्कूलों के अंदर ऐसा पीरियड जो है वो लगाने चाहिए, ताकि बच्चा जिसको नौकरी करनी है वो तैयारी जो है वो पहले से ही करनी शुरू कर दे, +1 +2 से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाए। दूसरी बात, अब जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में आने जाने के लिए सरकार कन्वेंस जो है बच्चों के लिए अलग करती है। जो बच्चा गरीब बच्चा है उसको कोचिंग लेने के लिए गाँव से शहर में जाना पड़ रहा है, वो कैसे बेचारा रोज़ जा पाएगा। मैं वो याद है ना आपको, देखो सरकार के लिए तो संभव नहीं होता कि हर गांव में कोचिंग सेंटर खोले। हाँ ये है ब्लॉक स्तर पे कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए। अब जैसे भिवानी है आपका, यहाँ आपके 9 ब्लॉक हैं,
तो 9 ब्लॉक के अंदर एक एक कोचिंग सेंटर खुल जाए। एक तो बच्चों को आने जाने का खर्चा, उसमें तो चलो सरकार बसें, सरकारी बसों में बच्चों का फ्री है, बच्चों का टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा सकेंगे। और अगर सरकार ईमानदारी से ये चाहती है कि भाई हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरियां देनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भी निकाले और हर साल निकाले, और क्वालिफ़िकेशन डी की उस तरह रखे, सी की उस तरह रखे जिस तरह से चाहिए आपको। अब एक अफसर कहने लगा कि मेरे घर पे कुक की ज़रूरत थी, एक डिप्टी कमिश्नर बता रहे थे, जो सरकारी कुक लगता है वहाँ पे। तो वहाँ एक कुक में डी में एक बच्चे ने पास कर रखा, वो पीएचडी था। अब डीसी कहने लगा मैं इससे रोटी कहाँ बनवाऊँगा। सही बात, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक पढ़ा लिखा बच्चा और खाना बनाए। और एक लड़की एमएससी एग्रीकल्चर, अब वो कहाँ बेचारी खुरपी चलाएगी, उसको माली का नौकरी मिली है। तो उनके लिए ये नौकरियां होनी नहीं चाहिए, उनको आप सी ग्रुप में रखो। और फिर जो बेचारे ने कस्सी चलानी है उसको आप कहीं का नहीं छोड़ रहे, फिर सही बात है, वो कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा। तो कई कमियां हैं, इसको दूर करे। बाकी सरकार का कदम सराहनीय है और बच्चों को नौकरियां दी हैं और भी ज़्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल। आज का जो विषय है वो युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। जो लोग जो है परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनसे भी हमारा विनती है कि वो भी कमेंट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें बताएं, ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और सरकार से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हर साल वैकेंसियाँ जो है वो निकालें, सिलेबस जो है वो तय करें, और आने जाने के लिए जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएँ करें, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर सिलेबस आपका पूरा होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ भी पाएगा, उसे पता होगा कि कितना सिलेबस उसने तैयार करना है और किस हिसाब से उसका पेपर आना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ईमानदारी से वो भी नौकरी प्राप्त कर सके। और सरकार ने बेशक से अच्छा काम किया है। हरियाणा के अंदर जो 23,000 वैकेंसियाँ निकाली थी वो भर भी दी गई है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी खामी ये रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे जो कि ग्रुप डी में लगे हुए थे, उन्होंने ग्रुप सी में जो है अब वो ज्वाइन कर लेंगे, तो ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से खाली हो जाएगी। हमारी तो यही अरदास है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी अब जो खाली हुई है उसे तुरंत जो है भरें, और उसके लिए व्यवस्था करें कि कितनी क्वालिफ़िकेशन तक लेना है, ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ वो कंपटीशन जो है वो लड़ सके और आसानी से नौकरी जो है प्राप्त कर सके। आज के लिए हमारा विषय एजुकेशन को लेकर के था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।